वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ साना साना हाथ जोड़ी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। और मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि जब आप इस वीडियो को समाप्त कर चुके होंगे तो आपको सारे प्रश्न उत्तर भी याद हो चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नवा प्रश्न है। इससे पहले के 8 प्रश्न मैंने दूसरी वीडियो में बनाए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। सैलानियों का मतलब होता है टूरिस्ट और अलौकिक का मतलब होता है असाधारण। तो जो टूरिस्ट लोग होते हैं उनको प्रकृति का असाधारण चित्रण दिखाने में या प्रकृति का आनंद प्राप्त करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है। अब मान लीजिए आप टूरिस्ट हैं, ठीक है, आप टूरिस्ट हैं तो आप कहीं घूमने जा रहे हैं किसी पहाड़ी जगह पर, तो आपकी यात्रा के लिए या आपको प्रकृति का आनंद दिलवाने में, आपकी यात्रा अच्छी बनवाने में किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए आप खुद से नहीं जा रहे हैं, आप किसी के थ्रू जा रहे हैं, तो आप लोगों की यात्रा को अच्छी बनाने में, आपको प्रकृति का आनंद दिलवाने में किन किन लोगों का योगदान होगा। तो इसको तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं, इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सबसे पहले ट्रैवल एजेंसी। अब ट्रैवल एजेंसी के अंदर आप क्या लिखेंगे? ट्रैवल एजेंसी। ट्रैवल एजेंसी हमारे लिए गाड़ी का इंतजाम करती है, ट्रैवल एजेंसी हमारे लिए रुकने का इंतजाम करती है। और इसके आगे भी लिख सकते हैं कि अगर ट्रैवल एजेंसी अच्छी होगी तो हमारा सफर भी क्या होगा? अच्छा होगा, हमें रहने के लिए अच्छी जगह मिलेगी, हमें अच्छा खाना मिलेगा। तो ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं, बस आपने पहली हेडिंग याद रखनी है, ट्रैवल एजेंसी। ठीक है, और क्या लिख देंगे? ट्रैवल एजेंसी हमारे लिए गाड़ी का इंतजाम करती है, ट्रैवल एजेंसी हमारे लिए रुकने का इंतजाम करती है। अगर ट्रैवल एजेंसी अच्छी होगी तो हमारा सफर भी अच्छा होगा, हमें रहने के लिए अच्छी जगह मिलेगी। ठीक है, तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद गाइड। गाइड भी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइड आपको घुमाएगा। आप खुद तो जा नहीं रहे हो, आप किसी के थ्रू जा रहे हो, ट्रैवल एजेंसी के थ्रू, तो आपको गाइड भी होगा। तो गाइड हमें घुमाता है, रास्ता बताता है, अलग अलग स्थानों पर ले जाता है और उनके बारे में जानकारी भी देता है। तो गाइड का क्या रोल है आपको पता है? गाइड हमें घुमाता है, अलग अलग जगह दिखाता है, उनके बारे में जानकारी देता है। तो अगर गाइड अच्छा होगा तो हमें क्या है, अच्छे से हमारी जो यात्रा है वो बहुत अच्छी होगी, हमें अलग अलग जगह देखने को मिलेगी और उनका आनंद भी हम उठा पाएंगे। तो गाइड के बारे में भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है फोटोग्राफर। ठीक है, आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं तो फोटोग्राफर भी होगा। फोटोग्राफर हमारी तस्वीर लेता है और इससे हम अपनी यादों को संभाल कर रख सकते हैं और कई बार फोटो को देखकर या तस्वीर को देखकर अपनी यादें फिर से ताजा कर सकते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये तो इतने आसान पॉइंट है, इसमें आप ड्राइवर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, कि अगर ड्राइवर अच्छा होगा तो हमारी यात्रा भी अच्छी होगी। ठीक है, अगर ड्राइवर अच्छा होगा तो वो हमको आराम से ले जाएगा, हमारी यात्रा सुखमय होगी। तो इन चारों के बारे में लिख देना, ट्रैवल एजेंसी, गाइड, फोटोग्राफर और ड्राइवर। और इनके बारे में आप खुद भी लिख सकते हो। इन प्रश्नों को रटने की आवश्यकता नहीं होती, छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ और नंबर पूरे पाओ, कोई आपके नंबर नहीं कट करने वाला। ठीक है, तो ट्रैवल एजेंसी के बारे में लिख दोगे, रुकने का इंतजाम करती है, खाने का इंतजाम करती है। अगर ट्रैवल एजेंसी अच्छी होगी तो हम आराम से रह सकते हैं, हमारी यात्रा अच्छी होगी। गाइड लिख देना, गाइड क्या करता है? हमें घुमाता है, अलग अलग जगह ले जाता है, उनके बारे में जानकारी देता है। फोटोग्राफर हमारी तस्वीर लेता है, जिसके कारण हम अपनी यादों को संभाल कर रखते हैं और बाद में उन यादों को ताजा भी कर सकते हैं। ड्राइवर क्या है? ड्राइवर का बहुत ही अहम योगदान होता है। अगर ड्राइवर क्या है, मतलब अच्छे से गाड़ी चलाता है तो हमारी यात्रा क्या होती है? सुखमय होती है, हमें यात्रा करने में कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये आप अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको कहीं भी क्या है, सैलानियों को प्रकृति का आनंद दिलाने में
इन लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो आपको अब ये याद हो चुका होगा। अब इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। कितना कम लेकर यह समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है? स्टेटमेंट ढंग से सुनिए। कितना कम लेकर यह समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। जो ये आम जनता है, हमारी जो आम जनता है, उनकी आर्थिक प्रगति में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। और पहले इसको एक्सप्लेन करो, कितना कम लेकर ये समाज को कितना वापस लौटा देती हैं, ये किन के बारे में कहा गया है? देखिए, तो ये दो प्रश्न ऐड हैं। सबसे पहले, लेखिका ने यह बात उन महिलाओं के लिए बोली है जो अपने बच्चों को पीठ पर बांधकर काम करती हैं। ये औरतें घर का काम भी करती हैं और बाहर का काम भी करती हैं। कई औरतें घर भी चलाती हैं। जब लेखिका वहां सिक्किम घूमने जाती है ना, तो वो पहाड़ों पर क्या देखती है कि जो औरतें ना, उन्होंने क्या कर रखा है, अपने बच्चों को पीठ पर बांध रखा है और वो काम कर रही हैं। वो औरतें घर का काम भी कर रही हैं, बाहर का काम भी कर रही हैं, घर भी चला रही हैं और उनको कुछ ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते, फिर भी वो समाज के लिए क्या है, बहुत कुछ करती है। ये तो हो गई ऊपर वाले स्टेटमेंट की बात। उसके बाद लिखना नीचे कि हम आम लोगों का आर्थिक प्रगति में क्या योगदान है। ऐसे ही हमारे देश के जो किसान और मजदूर हैं, इन्हें भी बहुत कम पैसे मिलते हैं, फिर भी ये काम करते हैं और देश की प्रगति में क्या देते हैं, अपना योगदान देते हैं। तो ये कितना आसान है। तो जो वो वाली ऊपर वाली लाइन थी ना, कौन सी लाइन, कि ये समाज मतलब क्या है, कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक लौटा देती है। ये ऊपर वाला स्टेटमेंट, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। तो ये उन औरतों के बारे में बोला गया है जो अपने बच्चों को पीठ पर बांधकर काम करती हैं। वो घर का काम भी करती हैं, बाहर का काम भी करती हैं, घर भी चलाती हैं। उनको बहुत कम पैसे भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, हर जगह अपना योगदान देती है। और उसके बाद फिर दूसरे वाले पॉइंट का कि आम जनता का आर्थिक प्रगति में क्या योगदान है। तो इसमें लिखना कि हमारे देश के जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें भी बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन वो अपनी सेवाओं के द्वारा अब वो बड़े बड़े पुल बना देते हैं जिनसे सब काम हो रहे हैं। तो किसान हो गए, ये मजदूर हो गए, है ना, भले ही इनको कम पैसे मिलते हैं, लेकिन ये इतना काम करते हैं कि उससे देश की क्या होती है, प्रगति होती है। तो ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में वहां की औरतों के बारे में लिख देना और नीचे किसान और मजदूर के बारे में लिख देना कि उन्हें भी बहुत कम पैसे मिलते हैं, फिर भी वो मेहनत से काम करते हैं, देश की प्रगति में योगदान देते हैं, पुल बनाते हैं, किसान फसल पैदा करता है। ठीक है, तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस पाठ में कहा गया है कि कटाव पर किसी दुकान का ना होना वरदान है, ऐसा क्यों कहा गया है? ये हो गया पहला प्रश्न। इसके बाद क्या कह रहे हैं, भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनाने में नवयुवकों की क्या भूमिका हो सकती है। अब प्रश्न को समझिए, इसमें दो प्रश्न है। कटाव एक जगह का नाम है वहां, तो वो कह रहे हैं कि इस पाठ में कहा गया है कि कटाव जो जगह है वहां पर दुकान का ना होना वरदान है। अरे भैया, से क्यों कह दिया कि किसी जगह पर दुकान का ना होना वरदान है ये उसके लिए? तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। और आज के युवाओं का क्या योगदान है किसी भी स्थान को या प्राकृतिक स्थान को क्या बनाने में, अच्छा बनाने में। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखोगे, ऐसा इसलिए कहा गया है कि कटाव एक बहुत ही सुंदर जगह है और यदि इस जगह पर दुकानें बन जाएंगी तो इस जगह की सुंदरता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। लोग यहां घूमने आएंगे और गंदगी कर देंगे। समझ रहे हो? अब कोई एक शांत जगह है, तुमने वहां दुकानें बना दी, तो फिर वहां लोग आएंगे घूमने के लिए, दुकानें होंगी तो वो सामान भी खरीदेंगे, वहां गंदगी भी करेंगे। तो समझ गए आप, कटाव पर दुकान ना होना वरदान क्यों है? क्योंकि अगर वहां दुकानें बन जाएंगी तो उस स्थान की खूबसूरती क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। लोग वहां घूमने आएंगे, दुकानों से चीजें खरीदेंगे और गंदगी ही गंदगी चारों तरफ फैल जाएगी। तो उस जगह की शांति और खूबसूरती क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। समझ गए? अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अगर इंसान को स्टोरी पता है ना, वो कुछ भी कर सकता है, हिंदी में रटने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब वो कह रहे हैं कि जो नवयुवक है उनका प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनाने में क्या योगदान है। आप क्या कर सकते हो उसके लिए?
आज के युवा जगह जगह पेड़ लगाकर प्रकृति को और सुंदर बना सकते हैं। जो लोग प्रकृति को गंदा करते हैं उन्हें समझा सकते हैं और सभी लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अब युवा होने के नाते हम किसी स्थान को कैसे अच्छा बना सकते हैं, तो हम वहां पर पेड़ लगा सकते हैं। वो हमारे हाथ में पेड़ लगा सकते हैं, उस जगह को सुंदर बना सकते हैं। अगर कोई क्या कर रहा है, कहीं पर गंदगी कर रहा है, तो उसको एटलीस्ट क्या कर सकते हैं, उसको कम से कम समझा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ऐसे आंदोलनों में भाग ले सकते हैं। तो युवा होने के नाते हम ये सब कर सकते हैं। तो ये प्रश्न भी क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। तो यह आपको खुद भी पता है और इसे रोकने में आप क्या कर सकते हैं। तो आज की पीढ़ी प्रकृति के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, यह हम सबको ही पता है। आज की पीढ़ी मतलबी हो गई है, वह प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है, पेड़ों को काट रही है, जगह जगह कूड़ा फेंक रही है, जीव जंतुओं को मार रही है, जल को गंदा कर रही है, मिट्टी को गंदा कर रही है। यह आज की पीढ़ी प्रकृति को ऐसे नुकसान पहुंचा रही है। यह तो आप खुद भी लिख सकते थे कि आज की पीढ़ी मतलबी हो गई है, लोग पेड़ों को काट रहे हैं, जल को गंदा कर रहे हैं, जल में कूड़ा फेंक दे रहे हैं, नदियों को गंदा कर रहे हैं, मिट्टी में रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जहर घोल रहे हैं। तो ये आप खुद भी लिख सकते हो। और आप क्या कर सकते हो इसे रोकने के लिए, तो ये आपको पता है। इसे रोकने के लिए हमें लोगों को समझाना चाहिए, जगह जगह पेड़ लगाने चाहिए, पानी को साफ रखना चाहिए, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तो ये तो हम सब कर सकते हैं और ये बेसिक पॉइंट है, ये हर बच्चा लिख सकता है बिना पढ़े। अगला है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। इस चैप्टर में बताया गया है कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में भी क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए, तो कितना आसान है इसमें बताना है कि प्रदूषण के कारण कौन कौन से बुरे परिणाम होते हैं। तो ये भी आप खुद भी लिख सकते हैं, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल कम हो गया है। ये तो क्वेश्चन में ही बताया गया है कि प्रदूषण के कारण क्या है, स्नोफॉल जो है बर्फ का गिरना कम हो गया है। दूसरा, प्रदूषण के कारण और क्या हो गया है, लोगों को अनेक रोग हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रदूषण के कारण नदी का पानी क्या हो गया, गंदा हो गया है। प्रदूषण के कारण सांस लेने में क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है। प्रदूषण के कारण शांति क्या हो गई है, भंग हो गई है। अब प्रदूषण तो कई टाइप का होता है, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो आप सबके दुष्परिणाम लिख देना, ये तो बहुत आसान है कि प्रदूषण के कारण बल स्नोफॉल में कमी आ गई है। तो और प्रदूषण के कारण क्या क्या दुष्परिणाम है, तो ये आप सारे लिख सकते हो। क्या कि क्या हो गया, लोग बीमार होने लगे, स्नोफॉल कम हो गया है ना, प्रकृति की सुंदरता खराब हो गई है, ठीक है। और क्या हो गया, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, शांति भंग हो गई है, लोगों को अनेक बीमारियां हो रही हैं, कई लोग बहरे हो गए हैं। बहुत सारी चीजें लिख सकते हो उसमें, सब प्रदूषण के आप बुरे परिणाम लिख देना। अगला प्रश्न है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। अब इसको पहले समझिए, प्रकृति का जो जल संचय का तरीका है ना, वो एक पैटर्न है। सर्दियों में क्या होता है, बर्फ क्या हो जाती है, जम जाती है। ढंग से समझिए, सर्दियों में बर्फ जम जाती है, बाद में गर्मी में वही बर्फ पिघलकर क्या हो जाता है, नदियों के रास्ते, नहरों के रास्ते क्या है, मतलब पहुंचती है, और बाद में फिर से कहां मिल जाती है, सागर में मिल जाती है कहीं ना कहीं से। और बाद में सागर से फिर क्या है, वही बादलों के रूप में जो जलवाष्प होती है वो ऊपर चली जाती है और फिर से वो बारिश बनकर नीचे गिर जाती है। तो यही पूरी प्रोसेस होती है। देखिए, सर्दियों में पानी बर्फ के रूप में जम जाता है। अब यहां से स्टार्ट करेंगे विंटर से। सर्दियों में पानी बर्फ के रूप में जम जाता है, जब गर्मियां आती है तब यही बर्फ पिघलने लगती है और इस पानी को ही लाखों लोग पीते हैं। बाद में नदियों के द्वारा यह पानी गांव में, शहरों में पहुंचता है और यही पानी खेतों में भी जाता है और बाद में यही पानी सागर में भी मिल जाता है। और इसके बाद आपको पता ही है, फिर वो क्या है, जलवाष्प बादल के रूप में ऊपर आसमान में चली जाती है और बाद में बादल क्या कर देते हैं, बारिश कर देते हैं। तो यह बहुत सरल है, इसमें को आप आसानी से लिख लेंगे कि सर्दियों में पानी पहले क्या हो जाता है, बर्फ के रूप में जम जाता है, और जब गर्मियां आती हैं तो वही बर्फ पिघल जाती है और वो पानी क्या है, जगह जगह क्या है, नदियों के रास्ते, नहरों के रास्ते चले जाता है, गांव में चले जाता है, शहरों में चले जाता है। लोग उसी पानी को पीते हैं, सिंचाई करते हैं। बाद में वो पानी कहां मिल जाता है, समुद्र में, और फिर वहीं से वो जलवाष्प के रूप में ऊपर आसमान में चले जाता है और फिर से बारिश होती है। बस यही प्रोसेस है, बहुत आसान है।
अगला प्रश्न है, देश की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। ये भी दो प्रश्न हैं। एक तो देश की सीमा पर बैठे जो फौजी हैं वो किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, और दूसरा उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो आपको सबको पता है कि जो फौजी होते हैं, हमारे देश की जो सेना है, उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होती, ये सबके अंदर, हमारे अंदर इमोशंस है, हमारी सेना के लिए रिस्पेक्ट है, तो आप सबको पता है। आप इससे अच्छा आंसर खुद लिख सकते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर इमोशन होते हैं, अपने अपने सेना के लिए भावनाएं होती हैं, तो इसे आप खुद भी लिख सकते हैं। देखिए, तो क्या करते हैं हमारे देश के जो फौजी हैं, जो हमारे देश की सेना है, भयंकर ठंड में भी पहरा देते हैं, भयंकर गर्मी में भी पहरा देते हैं, हर समय जान हथेली पर रखकर घूमते हैं, सालों अपने परिवार से दूर रहते हैं, देश के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। तो ये हमारे देश के फौजी करते हैं। मान ले, गर्मी में भी पहरा देते हैं, सर्दी में भी पहरा देते हैं, हर समय जान हथेली पर रखकर घूमते हैं, सालों अपने परिवार से दूर रहते हैं, कई समय तक परिवार से बात नहीं हो पाती, देश के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। और अब प्रश्न है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे क्या उत्तरदायित्व है। हमें फौजी सिपाही एवं हमारी सेना का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने फौजी सिपाहियों का, अपनी सेना का सम्मान करना चाहिए, और देश की सेवा के लिए हमें भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और देश की सेवा के लिए खुद भी तैयार रहना चाहिए। हर जगह आप लड़कर ही सेवा नहीं कर सकते, बहुत तरीके हैं देश की सेवा करने के। तो ये एक ऐसे प्रश्न है ना, जिनमें आपको बस थोड़ा सा भी पता हो ना, और आप अपनी भावनाएं भी लिख देंगे, तो ये आसानी से क्या है, आप कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में ज्यादातर प्रकृति का ही वर्णन है, क्योंकि जब लेखिका घूम रही थी तो उसने फौजी भाइयों की जो ये छावनियां होती हैं, उनके जो कैंप होते हैं वो देखे, औरतें देखी जो अपने कंधों पर बच्चों को लटका के क्या है, काम कर रही है। लेखिका ने वहां प्राकृतिक दृश्य देखे, शांति महसूस की। तो ये पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। इसमें बताया गया है कि आज हम लोगों की दुनिया ना मशीन की तरह हो गई है। जो लोग शहरों में रहते हैं, अब मैं उत्तराखंड में रहता हूं, तो हमारे यहां फिर भी प्रकृति बहुत है, लेकिन अगर आप सिटी की लाइफ देखोगे, शहरों की लाइफ देखोगे, बहुत बिजी है, वहां प्रकृति बहुत कम है, खुली हवा नहीं है, बहुत ज्यादा क्या है, प्रदूषण भी है कहीं ना कहीं। तो वो यही कह रही है लेखिका कि उन लोगों को भी कभी कभी प्रकृति की सैर पर जरूर निकलना चाहिए और अपने सारे गमों को थोड़ी देर के लिए भूल जाना चाहिए। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।